हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम जिस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं वो मैथ है। इसमें अध्याय 7 की चर्चा करेंगे। अध्याय 6 तक हम लोग पहले ही करा कर लिए हैं। मीन्स अध्याय 6 करा दिया गया है। अध्याय 6 जब जो था वो था पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं था इसके प्रतिलोम। इस पे ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुकी है और उस पे क्वेश्चन भी कराया जा चुका है। तो आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ स्टार्ट करेंगे। अध्याय 7 है समीकरण तथा सर्वसंख्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है। इस अध्याय में हम लोग समीकरण इक्वेशन की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वेशन जो हमारा समीकरण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से आपका मेनली नंबर अच्छे से गेन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहीं से आपका 4 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर ये अध्याय अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के जो और भी अध्याय आएगा वो अच्छे से समझ में आएगा और नंबर अच्छे से आप ला सकेंगे। जो बच्चा 12 नंबर के लिए सोचता है कि 12 नंबर हमारा आ जाए, हम पास हो जाएं, तो अगर आप इस अध्याय से ये अध्याय 7 और अध्याय 8 है समीकरण, वो भी है। अगर आप 2 अध्याय पढ़ लेते हैं तो आपके बड़े आराम से 6 से 7 नंबर आ जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती 6 से 7 नंबर में। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, इसमें समीकरण की बात करेंगे, इक्वेशन की बात करेंगे। इसके पहले प्रतिलोम की बात कर चुके थे, गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम था अध्याय 6। लेकिन अब हम अध्याय 7 में बात करेंगे, समीकरण की बात करेंगे। इक्वेशन क्या है? तो देखिए, समीकरण बीजी व्यंजक एक्स के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है। यानी जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण में अगर हम बीजी व्यंजक यक्स की कुछ वैल्यू को रखें तो एक निश्चित मान को संतुष्ट करेगा, यानी एक निश्चित वैल्यू उसकी आएगी। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 9x - 11 = 0। ये दिया हुआ है। आपको समीकरण के डिफिनीशन से ही लग रहा होगा, जो समीकरण ऊपर लिखाया गया है उसमें लिखा हुआ है समीकरण बीजी व्यंजक x के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है। 9x - 11 = 0। अगर हम इसमें x की एक कुछ वैल्यू रखें, एक निश्चित मान रखें, जैसे अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 1 - 11 = 0। यानी 9 × 1 = 10 -11 = 0, यानी -1 = 0। देखिए, ये कंडीशन तब होता है जब सर्वसंख्या होता है। अभी हम आगे सर्वसंख्या पढ़ेंगे। यहाँ ये कहा है समीकरण में एक यक्स जो वैल्यू होगा उसका एक मान निकाला जाएगा। यहाँ पे मान रखा नहीं जाएगा, मान निकाला जाएगा। ठीक है। तो इस जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा सर्वसंख्या में स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे केवल समीकरण की बात कर रहे हैं। तो समीकरण में होता क्या है, समीकरण में एक फैक्चुअल वैल्यू निकलता है। जैसे x की वैल्यू अगर निकालना है तो एक निश्चित मान निकलेगा। यहाँ से हम 9x - 11 है। अब हम यहाँ से देखिए निकालते हैं मान 9x, और ये इस 11 को पंक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह सहित बदल जाएगा, यानी कि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +11। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का बटा क्या हो जाएगा, 9। यही x जो है एक निश्चित मान है, यानी इस समीकरण का मान, x का मान 11/9 ही आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो इसी को बोलते हैं एक निश्चित मान। यही हमारा समीकरण होता है। समीकरण से हमेशा x और y की ही वैल्यू निकाली जाएगी। इसमें हमेशा x, y और z की बात की जाएगी। किसमें, समीकरण में बात की जाएगी। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसमें x के फंक्शन में दिया हुआ है। तो जब x के फंक्शन में दिया हुआ है, इसको हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक।
तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि समीकरण कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है और क्या चीजें उससे मिलती हैं। तो समीकरण हमारा लिखने का तरीका यही है। अगर एक पदी है यानी सरल समीकरण है, तो ये हमारा 9x-11 = 0 इसके फॉर्म में रहेगा। अगर द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात क्या होती है? 2 होती है। आगे वो भी आपको चर्चा में बताया जाएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है 3x² + 7x + 6 = 0, ये हमारा एक समीकरण है। ये क्या है? ये समीकरण है। ये हमारा समीकरण है। और ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हुआ। यक्स के एक निश्चित मान को ये संतुष्ट करता है। यहां से जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यक्स का केवल एक निश्चित मान एक ही आएगा। जो भी मान आए, अगर द्विघात समीकरण है तो मान एक्स के दो आएंगे। अगर सरल समीकरण है यानी कि एक्स एक्स पे घात एक का है तो उसका एक वैल्यू आएगा। यक्स पे घात दो है तो उसके दो वैल्यू आएंगे। यक्स पे घात तीन है तो उसके जाहिर सी बात है उसके तीन वैल्यू आएंगे। वो दिया रहेगा समीकरण के अनुसार जैसा भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ नोट पॉइंट पे एक ये है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर नहीं होता। देखिए यही चीज है, समीकरण में दो पक्ष होंगे। यानी जैसे एक ये पक्ष हुआ, जैसे हम ये लिखे थे 9x-11 = 0। एक पक्ष आपका ये वाला हुआ और एक पक्ष बराबर के इस साइड वाला हुआ। इसी को दो पक्ष बोलेंगे। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं होते। इस समीकरण का केस है। अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे, सर्वसंख्या का केस पढ़ेंगे। जब सर्वसंख्या का केस पढ़ेंगे तो सर्वसंख्या केस में चेंज हो जाएगा, समीकरण जैसा नहीं रह जाएगा। उसमें दो पक्ष होंगे और दोनों पक्ष के मान बराबर होने चाहिए। वो बोलता है सर्वसंख्या। सर्व मीन्स बराबर होता है, संख्या है जिसकी अ, व्यंजन दोनों के पक्ष के बराबर हो जाए वो सर्वसंख्या हो जाता है। तो अभी वो आगे आएगा। पहले हम समीकरण की बात कर लेंगे। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं। दोनों पक्षों का मान क्या होता है? आपस में बराबर नहीं होता है। ये समीकरण में बात की गई है। अब अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है समीकरण के प्रकार। हम देख लें समीकरण कितने प्रकार का होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रकार है सरल समीकरण। सरल समीकरण का मतलब होता है जिसपे मैक्सिमम घात एक होती है। जिस समीकरण पे मैक्सिमम घात एक होती है, जैसे अभी लिखा गया था ना 9x-11 = 0। ये हमारा क्या है? एक सरल समीकरण है, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन है। ये सिंपल इक्वेशन, ठीक। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा बहुपद उपस्थित हो जिसकी घात एक हो, सरल समीकरण कहलाता है। यानी समीकरण ऐसा रहेगा जिसपे हमेशा घात, यक्स पे घात कितनी रहनी चाहिए? एक ही रहनी चाहिए। तो हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? सरल समीकरण। जैसे यहां भी लिखा गया है 3x + 7 = 4। ये हमारा क्या है? सरल समीकरण है ना? ये सरल समीकरण हो गया। कुल मिला के मोटी मोटा ये समझना है कि x पे मैक्सिमम घात एक ही होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्या होगा? जिस समीकरण में यक्स की सबसे अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाती है। बिल्कुल हमने 60 में लिख दिया। आपको इतना ही ध्यान देना है कि कोई समीकरण लिखा होगा और उस पे घात, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? दो। जब मैक्सिमम घात दो होगी तो उसके साथ एक घात लगा ही रहेगा। उसके साथ एक घात तो आएगा ही आएगा। तो हमारा क्या होगा? वो द्विघात समीकरण होगा। जैसे अगर हम बात कर लें कि ये इस तरीके से है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे x² + 5x + 6 = 0, यानी x² + 5 + 6 = 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें मैक्सिमम घात जो बताया गया था, द्विघात समीकरण में क्या होगा? द्विघात समीकरण में यक्स की मैक्सिमम घात दो होनी चाहिए और वो आपको दो घात दिख रही है। देखिए यक्स में मैक्सिमम घात दो है, फिर एक है। कहीं ऐसा आया कि यक्स में घात तीन दिख रहा हो? नहीं। तो यही हमारा क्या हुआ? यही इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। x² + 3x + 1 समथिंग ऐसे कुछ रहेगा, तभी हमारा क्या रहेगा?
द्विघात समीकरण आएगा। यानी जिस समीकरण में यक्स की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए देखिए, तीसरा कहता है त्रिघात समीकरण, जिस समीकरण में यक्स की सबसे अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। कितनी हो, 3 हो, क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें, जैसे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, यानी +6 इक्वल टू 0। यानी हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखिए, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और प्लस 6। यानी आप असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे, अवरोही आरोही पढ़े होंगे, उसी क्रम में लिखा होता है ये। ठीक है, घटते क्रम में लिखा होता है। तो एक्स क्यूब, पहले यक्स घात 3, फिर यक्स घात 2, फिर यक्स घात 1, फिर यक्स घात 0, मतलब 1। किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी के पावर, अगर किसी के भी पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, हमेशा 1 होती है। 10 के पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक, तो ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। त्रिघात समीकरण में होता क्या है कि जिस समीकरण में यक्स की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। और एट द लास्ट पॉइंट आपका है बहुघाती समीकरण। बहुघाती समीकरण में आपको सीधा सीधा समझ लेना होगा कि जिसमें यक्स की अधिकतम घात आ जाए, कुछ भी आ जाए, यक्स पावर 10 भी आ सकता है ना, यक्स पावर 8 भी आ सकता है, समथिंग कुछ भी आए, तो इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, जिस समीकरण में यक्स की सबसे अधिकतम घात यन हो, अधिकतम घात यन हो, यन घाती समीकरण या बहुघाती समीकरण कहलाती है। यन का मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स ना हो, कितना लंबा समीकरण वो हो जाएगा, वो बहुघाती समीकरण में आ जाएगा। अगर 3 घात से ज्यादा हुआ, एक्स क्यूब रहा मैक्सिमम घात, तब तो वो त्रिघात समीकरण तो होगा। अगर यक्स घाते 4 हुआ, यक्स घाते 5 हुआ, यक्स घाते 6 हुआ, तब वो किस में आ जाएगा, वो बहुघाती समीकरण में आ जाएगा। अब वो ना तो एक घाती रहा, यानी ना तो सरल समीकरण रहा, ना द्विघात समीकरण रहा, और ना ही त्रिघात समीकरण रहा वो। अब वो कौन सा हो जाएगा, बहुघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुघाती समीकरण है। चलिए, अब तो ये तो रहा समीकरण, हम समीकरण को पढ़ लिए, समीकरण को जान लिए कि हमारा समीकरण क्या होता है। देखिए, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, मेनली आपको यही ध्यान रखना होगा। समीकरण में दो पक्ष होंगे, लेकिन वो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है सर्व समीकरण की। सर्व समीकरण, देखिए, ये हमारा सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट है, यानी x का प्रत्येक मान, मतलब इसमें भी दो पक्ष रहेगा, इसमें भी हमारे दो पक्ष रहेंगे, इसमें भी दो पक्ष रहेगा, दो पक्ष होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और क्या होगा, राइट हैंड साइड। दो पक्ष इसमें होगा, दो पक्ष उसमें भी होगा। अंतर क्या होगा, सर्व समीकरण मतलब दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यानी यक्स का ऐसा मान या यक्स के प्रत्येक मान जो इस साइड में वैल्यू रखें, वही इस साइड में भी वैल्यू रखें, और दोनों मान क्या हो जाए, दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मान नहीं, दोनों पक्ष, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं तो वो हमारी सर्वसंख्या है, अदरवाइज सर्वसंख्या नहीं है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक इक्वेशन दे देगा और उसमें लिखा रहेगा कि यह किस मान के लिए सर्वसंख्या है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक इक्वेशन दे दिया जाए और पूछे कि, या ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसंख्या है और कौन सा समीकरण है, या कौन सी सर्वसंख्या ही है, केवल पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसंख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसंख्या, तो उसमें दिया रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा, चार समीकरण दिया रहेगा, और अब आप उसमें उसको देखना होगा आपको कि इसमें कौन सी सर्वसंख्या है और कौन सा समीकरण है। तो देखिए, सर्वसंख्या आपको पहचानने के लिए करना क्या होगा कि आप समीकरण को पकड़िएगा और उसमें यक्स की वैल्यू लीजिएगा, कुछ भी वैल्यू लीजिएगा,
अगर मान चलिए आप यक्स का मान एक ले रहे हैं तो दोनों पक्ष में यक्स का मान एक ही रखेगा, इस पक्ष में भी यक्स का मान एक रखिएगा और इस पक्ष में भी यक्स का मान एक ही रखिएगा। सर्वसंख्या के केस में, दोनों के केस में x की वैल्यू एक ही रखिएगा। अगर वो दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है तो हमारा सर्वसमीकरण है, अदरवाइज वो सर्वसमीकरण न होकर के क्या बन जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी कराया जाएगा आगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, सर्वसमीकरण यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट है, यानी यक्स के प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, x+1 बराबर x² + 2x+1। हम x की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं, x के बराबर एक रख रहे हैं। जब एक रख रहे हैं तो इस समीकरण में, तो 1+1 का स्क्वायर बराबर इस पक्ष में भी x की वैल्यू एक ही रखे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 1, एक एक दो, ये हो 2 का स्क्वायर बराबर, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 1 का 2 होता है प्लस 1, तो 2 दूनी के 4 हो गया बराबर 2 1 3 1 4, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आप कह सकते हैं कि ये फाइनली बिल्कुल सर्वसमीकरण ही है, समीकरण नहीं है, बिल्कुल क्या है, सर्वसमीकरण है। ये चीजें हैं। ठीक, तो ऐसा वहां पे दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि सर्वसमीकरण है या समीकरण है। अभी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाए, उसके बाद एक क्लास केवल आपको प्रश्न ही कराया जाएगा, इससे केवल क्वेश्चन कराए जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है, इस तीनों पे। तो उस पे काफी क्वेश्चन करा दिया जाएगा जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सर्वसंख्या, कुछ महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं हैं, इसको हम देख लेंगे। इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सर्वसंख्याओं का सवाल आएगा ना, वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर ये चीज पता नहीं रहेगा तो आपको पता चले कि कहाँ से ये आ गया, कैसे रखा जा रहा है बार बार। इन सर्वसंख्याओं की सहायता से हम किसी भी सर्वसंख्या को जो सॉल्व करते हैं ना, तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ महत्वपूर्ण सर्वसंख्याएं जो दी हुई हैं, इसको आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे दिक्कत नहीं होगा। जैसे दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + b² + 2ab, फिर a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इसमें इसमें अंतर केवल प्लस और माइनस का है बस। यहाँ तीनों में प्लस है, प्लस वाले में सब में प्लस रहेगा और माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी ये बीच में प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब एक है a² - b², एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल बहुत बनते हैं, खूब दिया रहेगा ऐसे। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल बहुत बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। a² - b² बराबर a+b और एक कोष्टक में a-b, ये चीज। ठीक, अगला है a+b का होल क्यूब, तो होता है a³ + b³ + 3ab, एक कोष्टक में a+b, ये भी देख लीजिए। फिर होता है, अगला है a-b का होल क्यूब, बराबर होगा a³ - b³ - 3ab, एक कोष्टक में a-b। ठीक है, तो आप इन सब सर्वसंख्याओं को देख लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आगे की जो क्लास रहेगी और आसान हो जाएगी। अगर आपको ये पता रहेगा तो आगे की जो क्लास रहेगी वो आसान रहेगी, क्योंकि अब सारी चीजें इसी पे चलनी है। समीकरण, ज्यादा से ज्यादा समीकरण पे ही चलना है, और समीकरण पे क्वेश्चन भी आता है, तगड़ा आता है। अगर जिसको ये सर्व समीकरणाएं और समीकरण सॉल्व करना पता रहेगा, बड़े आराम से मैथ उसका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 नंबर में ना ही कुछ तो 18 19 नंबर बड़े आराम से, केवल समीकरण इतना बनाता है। फिर देखिए कह रहा है a³ + b³, तो हो क्या जाएगा, इसका होगा एक क्वेश्चन में a+b, अगले क्वेश्चन में, अच्छा अभी ये छूट गया, a-b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3ab, एक क्वेश्चन में a-b। इसमें ध्यान रखना है, जब माइनस वाला चलेगा तो हमेशा हर जगह माइनस ही हो जाएगा।
अब छठवां देख लीजिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए अभी तक तो होल क्यूब चल रहा था, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और अगले क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आठवां देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, सॉरी प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए होता ये है कि ये टू ए बी भी लिख सकते हैं प्लस टू बी सी भी लिख सकते हैं प्लस टू बी सी भी लिख सकते हैं प्लस टू सी ए भी। तो हम क्या किए, इसमें दो, तीनों में दो कॉमन निकाल दिए, ये दो कॉमन निकल गया तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचता है। फिर ये है ए प्लस बी, अब माइनस सी, यहाँ से कई फार्मूला बन जाता है, यहाँ से तीन फार्मूला बन जाता है, तीन क्या चार फार्मूला बनता है यहाँ से। अभी मैं दो और बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए ए प्लस बी माइनस सी का जब होल स्क्वायर रहेगा तब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें भी वही चीज चल रहा था, ठीक है। चलिए इसकी अभी आगे चर्चा कर लेते हैं, और दो फार्मूला ला लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सारी चीजें एक ही जैसे इन सब में तीनों में क्यों हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। देखिए ये माइनस यहाँ क्यों आया और यहाँ क्यों माइनस आया, क्योंकि दो का गुणा जब ए बी में करेंगे, ए बी में तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, इसलिए ए बी में ये प्लस ही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बी सी करने लगे हम, ये इसका गुणा करने लगे, बी वाला पॉजिटिव था और सी वाला निगेटिव था, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस टू बी सी हो गया। फिर टू सी ए इसका जब इसमें गुणा होने लगा तो ए पॉजिटिव और सी निगेटिव, प्लस माइनस से माइनस, इसलिए ये भी माइनस टू सी ए हो गया। अब क्या करिए, आप इसमें दो कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें भी दो कॉमन निकाल लेंगे तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पे एक और फार्मूला बन सकता है, 10वां नंबर पे ये भी बन सकता है, ए माइनस बी माइनस या प्लस सी, इसको देख लीजिएगा होल स्क्वायर, देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, फिर ये भी ये प्लस रहेगा प्लस बी स्क्वायर। इसलिए प्लस रहेगा क्योंकि माइनस बी का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, माइनस बी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर किसी का भी होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए स्क्वायर वाले में हमेशा प्लस प्लस ही है, जिस किसी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब प्लस टू ए बी, टू ए बी, अब यहीं देखिए शुरू होगा खेल इसका, टू लिखेंगे, टू ए का मान क्या है, ए है, और बी का मान क्या है, माइनस बी है, माइनस बी प्लस टू बी सी, इसका गुणा टू बी की जगह क्या, माइनस बी है, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस टू सी ए इसका। अब इसमें क्या है, सी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, इसलिए टू सी ए हो गया। अब देखिए इसको एक स्टेप में और हम कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस टू ए बी, फिर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस माइनस टू बी सी, फिर प्लस टू सी ए, ये हमारा फार्मूला, फाइनली फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और होता है, उसको भी देख लीजिए। एक और हमारा हो जाता है 11 नंबर पे, देख लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कर लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब भी बी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तब वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए प्लस टू ए बी होता है ना, टू ए बी होता है, लेकिन ए का गुणा जब बी में हो रहा है, ए का गुणा जब बी में हो रहा है तो बी वाला क्या है,
माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, -2ab। अब जब माइनस और इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए +2bc हो जाएगा। फिर अब ये c का जब मल्टीप्लाई a में होगा तो a वाला पॉजिटिव है, c वाला निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 2ca या 2ac या ca। ठीक, ये हमारा 11 नंबर का फार्मूला तैयार होगा। ठीक, ऐसे ही होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर आपका क्वेश्चन स्क्वायर वाले से ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए, ये हमारा रहा समीकरण और सर्वसंख्याएं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है इसके, इसको हम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। अभी तो सिंपल चल रहा है। देखिए, अब आ गया वही, निम्नलिखित में से सर्वसंख्या व समीकरण छाट कर लिखो। चार दिया है, करा है, इनमें से सर्वसंख्या और समीकरण छाटो, कौन कौन सर्वसंख्या है, कौन कौन समीकरण है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है और कौन सा सर्वसंख्या है। तो देखिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, यक्स का अगर सर्वसंख्या आपको छाटना है तो एक को पकड़िए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों में सर्वसंख्या ही चेक कर लेते हैं। जो सिद्ध हो जाएगा वो सर्वसंख्या रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया तो सर्वसंख्या होगा, नहीं तो क्या, फिर वो समीकरण होगा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, यक्स का मान हम क्या रख दें, यक्स बराबर एक रखते हैं इस वाले सवाल में। तो दो यक्स के बराबर एक प्लस एक बराबर 2 × 1 + 2। तो 1 1 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो जाता है, यानी 2 दूनी 4 हो गया। अब बराबर क्या हो गया, ये दो बचा और प्लस दो बराबर 4, यानी 4 = 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमारे कहने का मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या है, सर्वसंख्या है। क्या है ये, सर्वसंख्या है ये सर्वसंख्या है। एक तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, सर्वसंख्या है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, यक्स बराबर क्या रखते हैं, इसमें भी हम यक्स के बराबर एक ही रखते हैं, या यक्स बराबर चलिए 2 रख देते हैं, इसमें यक्स के बराबर 2 रख देते हैं। तो 2 × 2 -1 बराबर कितना, 2। 2 दूनी 4, 4 - 1 बराबर, ये तो 2 है ही, 4 में से गया 3, 3 बराबर 2। ये सर्वसंख्या नहीं है, यानी ये सर्वसंख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये समीकरण है। अब समीकरण चेक करने की जरूरत नहीं है, जब सर्वसंख्या नहीं है तो क्या हो है, वो समीकरण ही है। तो ये वाला सर्वसंख्या है, ये वाला समीकरण है। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। तो तीसरे ऑप्शन में अगर यक्स का मान 2 रखेंगे, रख के देख लीजिए, यक्स बराबर 2 रखिए या कुछ भी रखिए, यानी अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 1 = 4, तो 2 1 3 बराबर 4 नहीं हुआ, है ना। अगर यक्स का मान 3 रखेंगे, 3 1 4 तब तो हो जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि यक्स का प्रत्येक मान, यानी कुछ भी मान रखिए, दोनों पक्ष में वो बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ इस साइड में यक्स है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये वाला हमारा क्या बन जा रहा है, समीकरण बन जा रहा है। ठीक है, 3 रखने पे तो आ जा रहा था, 3 1 4, लेकिन अगर हम 4 रखें तब 4 1 5 नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण है, ये सरसंख्या नहीं है। क्योंकि यक्स स्वतंत्र है, यक्स कुछ कुछ भी मान रखिए, यक्स बराबर 1 रखिए, यक्स बराबर 2 रखिए, यक्स बराबर 3 रखिए, कोई भी मान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, समीकरण है। इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, यक्स बराबर 1 रख के चेक करते हैं। तो 3 × 1 बराबर 2 × 1 और प्लस 1 × 1, तो 3 1 का 3 बराबर 2 1 का 2 प्लस 1, तो कितना हुआ, 3 बराबर 3, यानी ये हमारा क्या है, सर्व समीक्षा है, सर्व समीक्षा है। अच्छा, इसको अगर और आप चेक करना चाहते हैं कि यक्स बराबर 1 ही से हो रहा है, यक्स बराबर 2 रख के भी चेक कर लीजिए। जब यक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो गया बराबर, यहाँ भी रखेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया और प्लस 2 दूनी 4 हो गया, और यक्स को मान क्या रखा गया है, 2, यक्स बराबर 2 रखा जा रहा है, और यहाँ यक्स को मान क्या रखेंगे, 2, तो क्या होगा, 6 बराबर 4 2 6, देख लीजिए।
यक्स का मान 1 रखेंगे तब भी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हुआ, और यक्स का मान 2 रखेंगे तब भी, अगर यक्स का मान 3 रखेंगे तब भी देख लीजिए, 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ यक्स यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 त्रिका 9, कितना हो रहा है 9, 9 और 3 दूनी 6 बराबर 6, और प्लस प्लस 3 एक का 3 यानी कितना 3, 6 3 9, 9 बराबर 9। कोई भी मान रखें आप, स्वतंत्र हैं, कोई भी मान रखें, अगर दोनों रखने पे मान दोनों, लेकिन ये ध्यान रहे कि मान एक ही रखा जाना चाहिए। यक्स का मान अगर यहाँ 2 रखना है इस पक्ष में, तो अगले पक्ष में भी यक्स का मान 2 ही रखना है, या 3 रखना है तो 3 ही रखना है। अगर तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो रहा है तो सर्वसम क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं हो रहा है तो वो क्या है, समीकरण है। ठीक, चलिए, अब कह रहा है समीकरण -4x+3 -6x-18, क्या करिए, हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, क्या दिया है, माइनस -4x, एक मिनट थोड़ा सा चिन्ह कर लेते हैं। चलिए, क्या दिया है, माइनस -4x+3 बराबर -6x -18, इसी को हल करना है। तो देखिए, समीकरण को हल करने के लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि चर को एक तरफ, सबसे पहले चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। चर वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड ये सब लगा होता है, वो हमारा चर कहलाता है, वेरिएबल पद होता है। तो देखिए, -4x को ऐसे यहीं रहने दीजिए, और इस 6x को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6x बराबर इस 18 -18 को बराबर के उसी साइड रहने दीजिए, इस +3 को इधर ले आइए, जब इस +3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो बताइए, 6 और 4 प्लस माइनस से घटेगा, माइनस होगा, लेकिन चिन्ह जो ज्यादा रहता है उसी का लगता है। 6 में से 4 गया 2, प्लस 2x, क्या बचेगा 2x। 18 3 कितना हुआ, 18 2 20 1 21, कितना आया, -21 आया। तो यक्स का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, -21 के बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा समीकरण सॉल्व हुआ। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें करना क्या है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करके जोड़ और घटाना कर देना है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x, यानी 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे लगाएंगे, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, एलसीएम लेना होगा, लेकिन एलसीएम लेने से पहले फिर वही प्रक्रिया करना होगा कि चर को एक तरफ, चर वाले वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए, अचर वाले वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए। चलिए लगाते हैं, 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में यक्स का मान निकालना है। तो देखिए, ये वाला चर पद है, ये वाला हमारा चर पद है, अब ये अचर है और ये अचर है, तो अचर अचर को एक तरफ कर दीजिए। तो करना क्या है, इसको इधर कर लीजिए, 12/5, और इस 2/5 को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -2/5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x/5, इसको यहीं रहने दीजिए। अब देखिए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हर बराबर है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, ऊपर वाला घट जाएगा, 12 में से 2 गए 10, 10/5 बराबर क्या बचा, 2x/5 हो गया। तो ये 5 से इधर 5 काट दीजिए, ये, और 2 पंचे 10 इधर काट दीजिए 5 से, तो कितना आएगा, अब ये हो गया, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर 5, ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, एक चीज और ये भी है कि हमें कैसे पता कि हमारा यक्स बराबर 5 ही सही है, क्या हम उत्तर की जांच कर लें, बिल्कुल हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए यहाँ देखिए, उत्तर की जांच, चलिए उत्तर की जांच करते हैं।
उत्तर की जांच करने के लिए यक्स का जो मान आया है वही समीकरण रखा जाता है, यक्स बराबर 5। इस समीकरण में रखिए, इस वाले में तो रखेंगे तो 12/5 ऐसे ही रहेगा, बराबर 2/5 और प्लस 2 × एक्स का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो 12/5 हो गया और बराबर 2/5 प्लस 5 दूनी 10, 10/5। अब देखिए, हर दोनों का बराबर है। जब हर दोनों का बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 10 और 2 जुड़ जाएगा, तो 10×2 = 12, 12/5। और ये कितना हुआ, 12/5। देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा ये उत्तर की जांच हो गया और यक्स बराबर मान क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि सही है। ठीक, तो ये रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सवाल को लगाएंगे और जो भी समीकरण रहेगा, सरसंख्या रहेगा, तो जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट था या कुछ क्वेश्चन भी हम इसमें करा दिए हैं। अब अगली क्लास में इसी चैप्टर का अध्याय 7 का ही अगली क्लास में हम केवल क्वेश्चन कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उस अगले सेगमेंट में अगले क्लास में हम उसको करा देंगे, जिससे आपको कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस में बने रहिए। सारी वीडियो, सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट के सारे क्लास मिल रहेंगे आपको। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे वहां से, सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।